हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फूड टेक ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एफएसएसए फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन के लिए। इन क्वेश्चंस की मदद से आप अपनी जो तैयारी है उसको टेस्ट भी कर पाओगे, और अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है वो इन क्वेश्चंस में कवर हो रहा है तो आप उसे भी सीख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पास्चराइजेशन प्राइमरी यूज फॉर। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू एनहांस फ्लेवर, टू थिकन लिक्विड एंड टू एड न्यूट्रिएंट। अब जो भी फूड या डेयरी सेक्टर या फिर अलाइड फूड सेक्टर के स्टूडेंट है उन सब ने कभी ना कभी पास्चराइजेशन टर्म के बारे में सुना होगा। पास्चराइजेशन क्या है? एक प्रिजर्वेशन टेक्निक है या फिर एक सेल्फ लाइफ एनहांसर टेक्निक है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं मेथड है, जिसकी मदद से हम जो फूड है उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ा सकते हैं। और इसमें मेन किसको ट्रीट करते हैं? हम लिक्विड फूड को ट्रीट करते हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें दरअसल हमारा जो भी लिक्विड फूड है उसको हम एक पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन पे हीट करते हैं। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक हाई टेम्परेचर पे जब हम उस फूड प्रोडक्ट को हीट करते हैं एक कंट्रोल्ड मैनर में, तो उससे क्या होगा? उसके अंदर जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कहते हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस करने वाली बात है कि जो पास्चराइजेशन होता है उसमें तो सिर्फ पैथोजेंस किल होते हैं, और वहीं जो हमारा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है फूड का, उसके अंदर हम सारे माइक्रोब्स किल कर देते हैं, भले ही वो हार्मफुल हो या फिर ना हो। ठीक है, और ये जो हमारा पास्चराइजेशन है इसमें जो पैथोजेंस में जितने भी बैक्टीरिया वो तो किल होती है, खासकर इसके अंदर एंजाइम्स भी किल होते हैं। और इसको देखो, पास्चराइजेशन मेन जिस प्रोडक्ट में यूज किया जाता है ना इंडस्ट्री के अंदर, या सबसे ज्यादा किसी प्रोडक्ट में हम शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पास्चराइजेशन का यूज करते हैं तो मिल्क या फिर मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं। और मिल्क में हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं पास्चराइजेशन के। एक होता है HTST यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, और दूसरा होता है LTLT यानी लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। अब इसमें तो होता है हमारा अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 15 सेकंड। अब ये ध्यान रखना, पास्चराइजेशन टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन है। कई सिर्फ इसका टेम्परेचर ध्यान रख लेते हैं लेकिन कितने टाइम तक उसे होल्ड रखना है इस टेम्परेचर में वो ध्यान नहीं रखते। और LTLT होता है हमारा 63 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 30 मिनट। तो ये हमारे पास्चराइजेशन की डिटेल है जो आपको ध्यान रखनी है। और एक बात ध्यान रखना, मैं कह रहा था एंजाइम्स होते हैं, तो पास्चराइजेशन हमारा प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है मिल्क में, वो भी हम एक एंजाइम के जो इनएक्टिवेशन से पता करते हैं। और वो कौन सा होता है? फॉस्फोटेज एंजाइम। क्या होता है? फॉस्फोटेज एंजाइम। और इसीलिए हम जो मिल्क में टेस्ट यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि प्रॉपर पास्चराइजेशन हुआ है या नहीं हुआ, तो उसको हम कहते हैं एल्केलाइन फॉस्फेट टेस्ट या फिर एल्कालाइन फॉस्फोटेज टेस्ट। तो ये चीजें आपको मेनली पास्चराइजेशन के बारे में ध्यान होनी चाहिए। हालांकि अपराइजेशन भी होता है पास्चराइजेशन के टाइप में, लेकिन इंडस्ट्री में मेनली दो यूज हमें देखने को मिलते हैं टाइप्स पास्चराइजेशन मेथड के। एक तो होता है HTST और दूसरा होता है LTLT। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Now, what is purpose of blanching in food processing? Options are to enhance flavor, to inactivate enzyme and preserve color, to thicken liquid and to kill all microorganisms. अब हम सबको पता है ब्लांचिंग जो होती है वो एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है या टेक्निक होती है हमारे फ्रूट और वेजिटेबल की प्रोसेसिंग और उसकी प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या है, इसके अंदर हम जो भी हमारे फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं इन दोनों को सबसे पहले बॉइलिंग वाटर में ट्रीट करते हैं या फिर बॉइलिंग वाटर के अंदर हीट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनको तुरंत जैसे ही वो प्रॉपर बॉइलिंग वाटर से ट्रीट हो जाते हैं उसके बाद इनको आइस वाटर के अंदर कूल डाउन कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, इसके थ्रू उसके जो हमारा फूड प्रोडक्ट है, फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, उनके अंदर जो भी हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? इनएक्टिवेट हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इसके कारण जो राइपनिंग है वो स्लो कर देते हैं फूड प्रोडक्ट की, और उसके जो लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन है उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसके कारण जो लॉस ऑफ कलर होता है फूड प्रोडक्ट्स का उनके मैच्योरिंग के वक्त वो, या फिर उनके हमारे ओवर राइपनिंग के वक्त, वो भी प्रिजर्व हो जाता है इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स के कारण। तो इस तरीके से जो ब्लांचिंग है वो इम्पोर्टेंट हमारा एक प्रोसेस है फूड प्रोसेसिंग, खासकर फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए। The next one is what is the primary purpose of unit operation in food processing? यानी जो भी हम फूड प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसके के अंदर हमारा मेन पर्पस क्या होता है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है किसी भी फूड प्रोसेस के ऊपर यूनिट ऑपरेशंस लगाने का।
ठीक है। तो उसके ऑप्शन है हमारे टू एनहांस फ्लेवर, टू एंश्योर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, टू रिड्यूस कॉस्ट एंड टू इंक्रीज वैरायटी। अब इसका आंसर आपको साफ पता लग रहा है, टू एंश्योर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, यानी जो भी हमारा फूड है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए सेफ रहे और उसकी जो प्रॉपर क्वालिटी है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है, वो हम इंश्योर कर पाए, इसलिए हम यूनिट ऑपरेशन सप्लाई करते हैं हमारे फूड प्रोसेसिंग के अंदर। ये एक कॉमन सेंस से देने वाला आंसर था, ठीक है। अब बाकी जो फैक्टर्स है वो सेकेंडरी होते हैं कि उसका फ्लेवर भी बढ़ाना है हमें, हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम करनी है और उसकी जो वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हैं हम जो डेवलप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो भी बढ़ाने हैं। इन सब में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी फूड की सेफ्टी हो, भले ही हम उसकी कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हो, उसकी वैरायटी बढ़ा रहे हो या फिर उसके फ्लेवर को एनहांस कर रहे हो, लेकिन उसकी सेफ्टी को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और फाइनल क्वालिटी को भी। Now, which unit operation is used to remove water from food? Very simple questions. ऑप्शन है हमारे पास मिक्सिंग, ड्राइंग, पास्चराइजेशन, फर्मेंटेशन। अब देखो हम ऑप्शंस को अगर एलिमिनेट करके इसका आंसर निकालें, वैसे तो डायरेक्टली पता लग ही रहा है कि क्या आंसर होगा। मिक्सिंग में तो हम करते हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को आपस में ब्लेंड करते हैं उनके प्रॉपर प्रोपोर्शन में, ताकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बने। अब जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम के लिए हम मिल्क का एक पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं, उसके अंदर हम स्टेबलाइजर डालते हैं डिजायर्ड अमाउंट में या फिर रिकमेंडेड अमाउंट में, इमल्सिफायर डालते हैं और जो भी हमारे एसएनएफ के सोर्स हैं, शुगर है, इन सबको मिलाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मिक्सिंग, ठीक है। देन हमारे पास आता है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन हमने शुरुआत में ही देख लिया कि क्या है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन पे हम हमारे फूड को ट्रीट करते हैं। देन आता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आप सबको पता है कि क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा जो भी हमारे शुगर्स हैं उनको डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है फर्मेंटेशन के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स को, शुगर्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है या फिर जो हमारे बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन है उनके थ्रू इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, जिनमें मेन होता है अल्कोहल प्लस में कुछ गैसेस भी निकलती है इस फर्मेंटेशन में। वो डिपेंड करता है किस टाइप का फर्मेंटेशन, कई बार इसके अंदर थोड़ा वाटर भी रिलीज होता है, ये स्पेशल केसेस में होता है, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्राइंग। अब ड्राइंग जो होती है कई तरीके की होती है, इसमें हमारे पास फ्रीज ड्राइंग आती है, ठीक है, प्रोडक्ट की, जिसके थ्रू हम प्रिजर्वेशन करते हैं हमारे लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी फूड प्रोडक्ट का, फ्रीज ड्राइंग होगी। देन हमारे पास होती है ड्रम ड्राइंग, ठीक है। देन हमारे पास आती है स्प्रे ड्राइंग। तो इस तरीके से जो ड्राइंग होती है उसके भी कई सारे हमारे पास टाइप होते हैं। एक हमारे पास होता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग, फ्लूइडाइज्ड। तो ये मेन आपके ड्राइंग के टाइप्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से होते हैं, फ्रीज ड्राइंग, ड्रम ड्राइंग, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग और हमारा स्प्रे ड्राइंग। सबसे जो ज्यादा लिक्विड प्रोडक्ट के लिए यूज की जाने वाला ड्राइंग का मेथड है वो हमारा स्प्रे ड्राइंग, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। The next one is which unit operation involves separating of a mixture into its individual component। अब इसमें हमें बताना है कि कौन से प्रोसेस या किस हमारे टेक्निक से हम जो हमारे मिक्सचर है किसी भी प्रोडक्ट का, उसको उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर हम सेपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास होमोजेनाइजेशन, फिल्ट्रेशन, ब्लांचिंग और एक्सट्रूशन। ब्लांचिंग तो सीधे ही कट गया, ब्लांचिंग क्या है मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम सबसे पहले बॉइलिंग वाटर के अंदर फ्रूट वेजिटेबल को हीट करते हैं, उसके बाद उसे आइस वाटर से ट्रीट करते हैं। एक्सट्रूशन भी नहीं है, होमोजेनाइजेशन भी नहीं है। होमोजेनाइजेशन मेनली किसके केस में किया जाता है, अगेन मिल्क के केस में किया जाने वाला इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसके अंदर हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर की मदद से क्या करते हैं, जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, फैट ग्लोब्यूल्स, उनके साइज को रिड्यूस कर देते हैं ताकि वो हमारे बाद में प्रोडक्ट के अंदर एक सेपरेट लेयर फॉर्म ना कर पाए, आपस में एक्यूमुलेट होके। और इसमें जो फैट ग्लोब्यूल है उसके साइज को कितना रिड्यूस कर दिया जाता है, इसमें हमारे जो फ्लैट ग्लोब्यूल है उसके साइज को 2 माइक्रोन या फिर 2 माइक्रोमीटर से स्मॉल कर दिया जाता है इस प्रोसेस के बाद, ताकि वो आपस में जुड़कर हमारी एक सेपरेट फैट लेयर ना बनाए। और सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, हमारे जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको हम विद हेल्प ऑफ अ सुई या फिर किसी भी फिल्टर की मदद से, खासकर जो इसमें यूज होता है हमारा फिल्टर, वो कौन सा होता है उसका नाम आप कमेंट में बताएंगे कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला फिल्टर कौन सा है, उसका नाम बताएंगे आप, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या करता है, सेपरेट करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को किसी भी फूड प्रोडक्ट के या फिर मिक्सचर के।
अब आगे बढ़ते हैं अपने। Next one is again about unit operation, which unit operation is used to achieve a uniform particle size distribution. Option है grinding, homogenization, filtration और ब्लांचिंग। ब्लांचिंग अगेन नहीं है, फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा इसके अंदर क्योंकि सेपरेशन का काम आ रहा है। होमोजेनाइजेशन भी नहीं होगा क्योंकि ये फैट ग्लोब्यूल्स को सिर्फ उनके स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ रहा है, ठीक है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राइंडिंग। क्योंकि ग्राइंडिंग का क्या काम होता है, ग्राइंडिंग के अंदर हम जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट के, जो अनइवन पार्टिकल्स होते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट के, उनको इवनली हम क्या करते हैं, ग्राइंड कर देते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं उनका हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर, कुछ इस तरीके से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Now, which of the unit operation involve heating food to destroy pathogens without altering its chemical composition? ऑप्शन है हमारे पास फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन, ब्लांचिंग एंड एक्सट्रूशन। तो देखो एक्सट्रूशन कैंसिल हो गया है, फर्मेंटेशन भी कैंसिल हो गया, हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्लांचिंग भी कैंसिल हो गया है क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उस फूड प्रोडक्ट के अंदर जो एंजाइम्स है उनको इनएक्टिवेट कर रहे हैं, जबकि हमें क्या करना है, पैथोजेंस जो है उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है ताकि कोई भी हार्मफुल इंपैक्ट ह्यूमन बॉडी पे ना हो। तो इसका सही आंसर आपने देखते ही बता दिया होगा, पास्चराइजेशन डिस्कस करने वाला क्या होगा, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन के टाइप और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो सब हम पहले ही क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। Next one is what is the main objective of using HPP, means high pressure processing in food processing। अब हमें बताना है जो हाई प्रेशर प्रोसेसिंग है उसका मेन एम क्या होता है। ऑप्शन है हमारे टू एनहांस फ्लेवर, टू किल हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म विदाउट यूजिंग हीट, देन टू थिकन लिक्विड एंड लास्ट वन इज टू ऐड न्यूट्रिएंट्स। तो अगर हम ऑप्शन देखें, एचपीपी जो होता है वो मेन हमारा क्या है, नॉन थर्मल प्रिजर्वेशन टेक्निक है, जिसके अंदर हम बिना हीट के इस्तेमाल के सिर्फ हाई प्रेशर की मदद से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर, उनको किल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन थर्मल नेचर का होता है, इसके अंदर एम्बिएंट या लो टेम्परेचर के ऊपर हाई प्रेशर, अभी हाई प्रेशर कितना होगा ये वेरी करता है, ये हमारा 500 मेगा पास्कल से लेके 1000 मेगा पास्कल तक वेरी करता है। और इसके अंदर क्या होता है, हम जो एवरेज या ऑप्टिमम जो प्रेशर यूज लेते हैं वो होता है हमारा 600 मेगा पास्कल का। अब आपसे पूछा जा सकता है एचपीपी का जो होता है उसका नॉर्मली कितना हम प्रेशर इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम करते हैं 600 मेगा पास्कल। अब एचपीपी क्यों इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे डिप्स होते हैं, सॉसेज होते हैं या फिर अदर फिश जैसे हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर हम हाई हीट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपनी न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज को लूज कर देंगे, अपने टेक्सचर फ्लेवर को यूज कर देंगे, तो हम बिना हीट के इस्तेमाल के उनके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं बाय एचपीपी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। The next one is what is purpose of crystallization in food processing? To enhance color, to separate a solute from a solution, to thicken liquid and to add flavor। अब हम सबको पता है क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक सेपरेशन प्रोसेस है, ये सेपरेशन यूनिट ऑपरेशन है। अब इसके अंदर हम क्या सेपरेट करते हैं, इसके अंदर हम जो हमारा सोल्यूबल सोल्यूट है उसको उसके सॉल्वेंट से सेपरेट करते हैं, यानी कि सोल्यूबल सोल्यूट को। अब आप कहोगे सोल्यूबल सोल्यूट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो उसका एक टेक्निक ये होती है कि हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप करते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर जिसकी मदद से जो ये सोल्यूबल सोल्यूट था ये सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। और जब ये सोल्यूबल सोल्यूट सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाता है तो ये क्या करता है, ये आपस में अटैच होता है, इसके पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से आपस में यूनिफॉर्मली अटैच होकर क्रिस्टल फॉर्मेशन हमें शो करने लग जाते हैं, लार्ज क्रिस्टल फॉर्मेशन। और फिर इन लार्ज क्रिस्टल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर से, जिसकी मदद से हम इजीली जो सोल्यूबल सोल्यूट है जो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है और जो हमारे को एक तरह से इम्प्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है फूड प्रोडक्ट के अंदर, उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू सेपरेट सोल्यूट फ्रॉम अ सोल्यूशन। Now next one is what is purpose of freeze drying in food processing? Options है to add flavor, to preserve food by removing water under low temperature, to enhance color, to thicken liquid। अब हम सबने अभी डिस्कस किया था ड्राइंग एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम जो भी वाटर होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फूड से, ठीक है। और इसकी अंदर हमने इसके टाइप्स देखे थे, उनमें से एक इंपॉर्टेंट टाइप था फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग के अंदर हम क्या करते हैं, -30 से लेके -45 जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर हम हमारे फूड प्रोडक्ट को एज अ ड्राइंग चैम्बर में ड्राई करते हैं और जिससे उसके हम लो टेम्परेचर पे जितना भी वाटर होता है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं जितनी कम वाटर की क्वांटिटी या वाटर का
अमाउंट होगा हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर, उतनी ज्यादा उसके अंदर हमें शेल्फ लाइफ देखने को मिलेगी और उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ भी उतनी ही कम हो जाएगी। Now, which of the following method refer to deactivation of microbe in food using electricity? अब हमें फूड प्रिजर्वेशन के लिए वह मेथड बताना है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल और डीएक्टिवेट करने के लिए। ऑप्शन है पावर अल्ट्रासाउंड। अब यहाँ पे आपको पता है कि इसके अंदर हम अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है उनकी मदद से, साउंड वेव्स की मदद से हमारे फूड के अंदर प्रिजर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पीई या फिर पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारा एक इमर्जिंग प्रिजर्वेशन टेक्निक है फूड इंडस्ट्री के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं और किल भी। थर्ड है हमारे पास में हर्डल टेक्नोलॉजी। हर्डल टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन डेवलप करते हैं, कुछ ऐसे एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं जो कि एसिडिटी को कम कर देते हैं, वाटर एक्टिविटी को कम कर देते हैं। उसके अलावा जो भी सुटेबल कंडीशन होती है किसी भी माइक्रोबियल ग्रोथ की, उसको भी कम कर देते हैं ताकि हमारे जो फूड का प्रिजर्वेशन है वो इंश्योर कर पाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन टेक्निक वर्क्स बेस्ट फॉर स्मोक प्रोडक्ट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारे स्मोक प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए हम कौन सा प्रिजर्वेशन टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शन है सॉल्ट एंड एसिडिफिकेशन, हीट एंड सॉलिड कंटेंट, देन हीट सॉल्ट एसिडिफिकेशन मॉइस्चर कंटेंट, और नेक्स्ट आएगा हीट सॉल्ट डिपिंग इन ब्राइन मिनिमल मॉइस्चर कंटेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम हीट का भी इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट भी ऐड करते हैं ताकि हमारे स्मोक प्रोडक्ट में जो हो इन सॉल्ट की वजह से या फिर सॉल्टी सॉल्यूशन, ब्राइन का मतलब आप सबको पता है एक तरह से NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ही होता है जिसमें मॉइस्चर मिनिमम होता है ताकि मॉइस्चर बहुत कम एब्जॉर्ब हो हमारे स्मोक प्रोडक्ट के अंदर और उसकी स्मोकीनेस जो है, वो जो गैस का एक तरह से हमारा बबल है वो मेंटेन रखा जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टारगेट माइक्रोब इन कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन। ऑप्शन है हमारे पास सुडोमोनास एरियोजिनस, देन बैसिलस एंथ्रेसिस, साल्मोनेला टाइफी एंड कॉलिस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। अब हमें इनमें बताना है कि जो कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन हम करते हैं फूड प्रोडक्ट का, उसके अंदर हम कौन सा हार्मफुल पैथोजन या फिर डिजीज पोजिंग माइक्रोब है जिसको हम किल करना चाहते हैं ताकि हमारी फूड सेफ्टी इंश्योर हो पाए। ऑप्शन है सुडोमोनास एरियोजिनोस, बैसिलस एंथ्रेसिस, साल्मोनेला टाइफी और कॉलिस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉलिस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। जो हमारा कॉलिस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम होता है वो दरअसल एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, यानी ये जब डेवलप होता है तो ये बोट्यूलिनम के बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म कर देता है और ये जो स्पोर्स होते हैं ये जो है ये बाद में टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग, जिसको हम बोट्यूलिनोसिस भी कहते हैं, जो कि एक बहुत ही डेंजरस डिजीज है, वो कॉज करते हैं। और इन स्पोर टॉक्सिन्स को किल करने के लिए हमें जो टेम्परेचर की जरूरत होती है वो होती है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मिनट। और आप सबको पता है कि जो स्टेरिलाइजेशन होता है उसी में हम इतना हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, अराउंड 135 डिग्री सेल्सियस का फॉर 15 मिनट। तो उसके अंदर ये जो बोट्यूलिनम के स्पोर्स हैं और टॉक्सिन्स है ये दोनों इजीली किल हो पाते हैं और हमारी जो पब्लिक हेल्थ है वो इंश्योर हो पाती है। नेक्स्ट आएगा हु डेवलप्ड स्टीम स्टेरिलाइजर। ऑप्शन है लुइस पास्चर, चार्ल्स चैम्बरलैंड, देन निकोलस एपरट, देन वी हैव क्लेरेंस बर्डसी। तो इसका जो सही आंसर आएगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स चैम्बरलैंड। अब लुइस पास्चर के बारे में हम सब जानते हैं कि इनका मेन जो प्रोसेस इन्होंने डेवलप किया था वो क्या था, पास्चराइजेशन। वही अगर हम बात करें हमारे निकोलस एपरेट की, तो इन्होंने जो प्रोसेस डेवलप किया था फूड के अंदर वो था कैनिंग। ठीक है, कैनिंग की मदद से हम हमारे फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करते हैं। निकोलस एपरेट ने जिसे डेवलप किया था और इसलिए हम इसे एपरेटाइजेशन भी कह देते हैं, एपरेटाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं कैनिंग को। उसके बाद चार्ल्स चैम्बरलैंड की बात करें तो इन्होंने हमारा स्टीम स्टेरिलाइजेशन को है सबसे पहले डेवलप किया था 1879 के अंदर। इन्होंने सबसे पहले हमारे स्टीम स्टेरिलाइजेशन डेवलप किया था 1879 के अंदर और ये एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। और इसका सबसे इन्होंने मेन जो हमें इक्विपमेंट दिया है, डिवाइस दिया था स्टीम स्टेरिलाइजर की तरह, वो था ऑटोक्लेव।
जो कि एक तरह का स्ट्रीम स्टेरिलाइजर है वो, और वो इन्होंने ही चार्ल्स चैम्बरलैंड ने डेवलप किया था। तो इसका सही आंसर आपको ध्यान याद रखना है, चार्ल्स चैम्बरलैंड। कई बार आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि ऑटोक्लेव किसने डिजाइन किया था या डेवलप किया था, तो उसका भी आंसर हो जाएगा चार्ल्स चैम्बरलैंड। नेक्स्ट वन, ये डैश इज द क्विकेस्ट वे टू स्टरलाइज सॉल्यूशन विदाउट हीटिंग। अब हम सबको पता है कि जो क्विकेस्ट वे होता है किसी भी सॉल्यूशन को या फिर किसी भी फूड प्रोडक्ट को स्टरलाइज करने का, उसको बिना हीट किए, वो होता है हमारा फिल्ट्रेशन। ठीक है, केमिकल स्टरलाइजेशन मेथड नहीं हो सकता इसके अंदर, स्टीम स्टरलाइजेशन भी नहीं हो सकता, और क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं हो सकता। स्टीम स्टरलाइजेशन में तो डायरेक्टली हीट यूज हो रही है, और क्वेश्चन हमारा कह रहा है विदाउट हीटिंग। वही केमिकल जो मेथड होता है वो भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो क्विकेस्ट हमारा फिल्ट्रेशन होता है। इसके अंदर हमारा मेन जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन होता है, जिसके अंदर हम रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्ट्रेशन या फिर और जो हमारे मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारा आता है नैनो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इनकी मदद से जो भी बैक्टीरिया या फिर अदर हमारे हार्मफुल एंजाइम्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं इजीली फिल्ट्रेशन के अंदर। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जो होता है उसके मदद से हम इजीली इसको स्टरलाइज कर सकते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट्स को, और ये बहुत ही ज्यादा क्विक होता है, और इसमें कोई हीट यूज नहीं होती है। देन नेक्स्ट आएगा, जी स्टरलाइजेशन ऑफ डैश इज जनरली कैरिड आउट बाय रेट्रोड्स। यानी जो हमारे रेट्रोड्स होते हैं, रेट्रोड्स का मतलब क्या है, ये एक लार्ज चैम्बर्स होते हैं जिनके अंदर हम प्रेशर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट का, जो कि मेनली स्टरलाइजेशन टेम्परेचर होता है। और इसके अंदर कौन से टेम्परेचर पर हम फूड प्रोडक्ट को हीट करते हैं, नॉर्मली हम 110 से लेके 135 डिग्री तक हमारे फूड प्रोडक्ट को रेट्रोड्स के अंदर हीट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके के लार्ज हमारे चैम्बर्स टाइप होते हैं जो कि हर्मेटिकली सील्ड होते हैं, और ये मेनली हमारे लो एसिडिक फूड्स है। लो एसिडिक मतलब जिनका जो पीएच है वो 4.6 से ज्यादा हो, उनको हम कहते हैं लो एसिडिक फूड। उनके स्टरलाइजेशन के लिए मेनली यूज किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो रेट्रोड्स होते हैं स्टरलाइजेशन के अंदर, वो किस टाइप के फूड प्रोडक्ट के लिए ज्यादा इस्तेमाल में किए जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा लो एसिडिक फूड, या फिर वह फूड जिनकी पीएच जो होती है वो 4.6 से ज्यादा हो। नेक्स्ट आएगा, इन विच प्रोसेस द क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटल इज रिड्यूस्ड बाय फोर्सिंग इट टू फ्लो थ्रू अ मेटल डाई अंडर हाई प्रेशर। अब इसके ऑप्शन है हमारे पास फोर्जिंग, फॉर्मिंग, एक्सट्रूशन और वेल्डिंग। अब ये क्या है, मेटल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस है। अब फोर्जिंग में तो हम क्या करते हैं, मेटल को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, और उसको उसके बाद हम शेप देते हैं। फोर्जिंग का मतलब ही होता है हाई हीटिंग ऑफ मेटल। देन हमारे पास आएगा फॉर्मिंग। फॉर्मिंग क्या होता है, फॉर्मिंग में हम क्या करते हैं, मेटल को जो है वो अलग अलग शेप्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। देन हमारे पास आएगा एक्सट्रूशन। एक्सट्रूशन होता है हमारा जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर डाई की मदद से हाई प्रेशर पे हमारे मेटल को फ्लो करते हैं और उसके साइज को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, उसके टोटल क्रॉस सेक्शन को। ठीक है, तो एक्सट्रूशन इसका सही आंसर होगा। वेल्डिंग हम सबको पता है, दो मेटल्स को हम हीट या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी मदद से आपस में जोड़ देते हैं। इसमें गैस वेल्डिंग होता है और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, दो टाइप होते हैं। तो ये मेटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक्सट्रूशन। नेक्स्ट वन इज अगेन रिलेटेड टू एक्सट्रूशन, की एक्सट्रूशन प्रोसेस के अंदर हमें बताना है इनमें से कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब देखो, एक्सट्रूशन जो प्रोसेस होती है उसमें हमने कहा कि डाई में हम पंच करके हमारी कोई भी मेटल को शेप देते हैं। अब डाई क्या होती है, एक फिक्स शेप का हमारे पास कोई भी हमारे पास एक पीस होता है जिसके ऊपर हम मेटल को पंच करके होलो पीस के ऊपर शेप देते हैं। जैसे ये कुछ इस शेप की मान लो टी शेप का एक डाई है। अब जब भी हम मेटल को इसके अंदर पंच करेंगे तो जो भी मेटल होगा उसका फाइनल शेप हमें टी फॉर्म में देखने को मिलेगा। और जब इन डाई में मान लो जैसे एक बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शन का हमारा मेटल था, उसको जब हमने इस सर्कुलर डाई से पास आउट किया तो हमारे पास उसका साइज इस डाई जितना हो जाएगा और बाकी पार्ट ट्रिमिंग हो जाएगा, जिससे उसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होता जाता है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सट्रूशन। अब एक्सट्रूशन के मेनली 5 टाइप होते हैं। डायरेक्ट एक्सट्रूशन, जिसके अंदर हम फॉरवर्ड डाई की डायरेक्शन में डायरेक्टली पुश करते हैं हमारे फॉरवर्ड की डायरेक्शन में किसी भी मेटल को। इनडायरेक्ट, जिसमें हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से पुश करते हैं एक सर्टेन लिमिट तक, ताकि हमारी जो एक्सट्रूशन प्रोसेस पूरी हो पाए, कंप्लीट हो पाए। थर्ड हमारे पास आता है इम्पैक्ट। उसके अलावा भी दो टाइप होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन, और दूसरा हमारे पास में टाइप आएगा हुकर एक्सट्रूशन।
तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। खासकर डायरेक्ट एक्सट्रूशन में तो क्या होता है, फॉरवर्ड हम पंच करते हैं, और इनडायरेक्ट में क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में भी पंच किया जाता है हमारे मेटल को डाई के ऊपर। तो इसमें से ये तीनों तो टाइप थे ही, और दो टाइप और होते हैं इसके, हाइड्रोस्टेटिक और हुकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द एक्सट्रूशन प्रोसेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मेटल इज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ रैम। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे रैम का मतलब भी एक वह हमारा पीस है जिसके ऊपर अलग अलग शेप्स की डाइज प्रेजेंट होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो फ्लो है वो डायरेक्शन में हमारे रैम की डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्ट होता है। अभी हमने देखा इनडायरेक्ट में फॉरवर्ड एंड थोड़ा बैकवर्ड भी होता है, इम्पैक्ट भी नहीं होगा और हाइड्रोस्टैटिक भी नहीं होगा, इसके 5 टाइप में से। नाउ व्हाट हैपेंस टू ड्राइंग रेट व्हेन इट रीचेस क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। अब देखो क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, वह मॉइस्चर कंटेंट जिसके ऊपर हम कितना भी टेम्परेचर या फिर प्रेशर अप्लाई करें और ज्यादा ड्राइंग नहीं हो सकती। वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जिसके बाद उस प्रोडक्ट के अंदर और ज्यादा वाटर अवेलेबल नहीं होता ड्राइंग करने के लिए, और होता भी है तो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ड्राइंग रेट है वो डिक्लाइन करती है। अब ड्राइंग रेट का अगर हम ग्राफ देखें तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा कि सबसे पहले जो होगा, जैसे जैसे हम हमारा कंडीशंस बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर प्रेशर बढ़ाएंगे, तो ड्राइंग जो होगी वो बहुत तेजी से कॉज होगी। देन एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर जो ड्राइंग रेट है वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि एक कांस्टेंट रेट पे जो वाटर रिमूवल है हमें प्रोडक्ट में से देखने का मिलेगा ड्राइंग हो। और एक पॉइंट आएगा यहाँ पे जिसको हम कह रहे हैं सीएमसी या क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, जिसके बाद जो है प्रोडक्ट के बाद पास बहुत ही कम अमाउंट में या फिर जीरो अमाउंट में फ्री वाटर होगा रिवर्परेशन के लिए, और वो जो पॉइंट है उसके बाद से जो ड्राइंग रेट है वो डिक्लाइन होनी हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द इंडिपेंडेंट फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट रेट पीरियड। अब कांस्टेंट रेट पीरियड ड्राइंग का वह पीरियड होता है जिसके अंदर जो रेट ऑफ ड्राइंग है वो कांस्टेंट हो जाती है। ये आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे ये जो ग्राफ है, ये वाला तो नहीं, ये वाला। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक ऐसा टाइम आया जो हमने अभी भी डिस्कस किया था जिसके ऊपर जो ड्राइंग है वो कांस्टेंट हो गई, उसके बाद में ये डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। तो ये तो हमने सीएमसी कह दिया था, और ये जो पीरियड है इसे हम कांस्टेंट रेट पीरियड कहते हैं। और ये जो होता है मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड नहीं करता, यानी मॉइस्चर कंटेंट इस लेवल पे चाहे कितना ही हो, जो रेट ऑफ ड्राइंग है वो ज्यादा वेरी नहीं करेगी। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, और एनवायरनमेंट का जो ह्यूमिडिटी है वो उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट अगर एक्सपोजर रह गया एनवायरनमेंट से ज्यादा देर तक, तो वो एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी या एनवायरनमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट आएगा हाउ डज ह्यूमिडिटी अफेक्ट ड्राइंग रेट। अब हमने अभी देखा कि अगर एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा तो हमारे प्रोडक्ट में चांस होता है कि वो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर ले और अपना मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा ले। तो इस तरीके से जो हमारी ड्राइंग रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है उससे और ज्यादा रिमूवल के लिए हमें और ज्यादा ड्राइंग करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की। तो जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे किसी ड्राइंग रेट के किसी भी प्रोडक्ट में। नेक्स्ट आएगा व्हाट इज ड्राइंग कांस्टेंट। अब जो ड्राइंग कांस्टेंट होता है हमारा, वो हमारा मैकेनिज्म ऑफ हीट एंड मास ट्रांसपोर्ट फिनोमिना होता है। यानी कि जब हम ड्राइंग की रेट्स को स्टडी करते हैं कर्व से, तो हम क्या देखते हैं कि जब हम ड्राइंग कर रहे हैं तो हीट और मास दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि अगर वेपर की फॉर्म में भी जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा उस कंडीशन में, और हीट भी ट्रांसफर होगी। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जब जिसका हम यूज करते हैं ड्राइंग प्रोसेस को या फिर ड्राइंग कर्व को एक्सप्लेन करते वक्त, वो होता है हमारा ड्राइंग कांस्टेंट। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आएगा डैश इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अ मटेरियल विल एब्जॉर्ब रिलेटिव टू एम्बिएंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन। अब इसमें बात सिंपल सी ये कह रहा है कि किस एक्शन या किस प्रोसेस के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो ह्यूमिडिटी में या फिर एनवायरमेंट में जो भी मॉइस्चर है प्रेजेंट उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और अपना मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट बढ़ा लेगा। तो ये इस तरीके के जो एक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक एक्शन। इसको आप वैसे भी देख सकते हो कि लाइफोलाइजेशन तो क्या होता है, एक फ्रीज ड्राइंग मेथड होता है। हाइड्रोफोबिक एक्शन अलग होते हैं जिसमें वाटर एक तरीके से दूर होता है, या फिर जो वाटर को जो पसंद नहीं करने वाले कंपाउंड होते हैं जैसे फैट और वाटर है वो कभी भी आपस में नहीं मिल सकते। हालांकि हम इमल्सिफायर का उसमें यूज करके उन्हें आपस में इंटैक्ट रख सकते हैं। हाइड्रोफिलिक एक्शन
भी अलग होता है। तो जिस एक्शन के अंदर जो वाटर है वो सराउंडिंग से हमारे प्रोडक्ट के अंदर एब्जॉर्ब हो, उसे हम कह देते हैं हाइग्रोस्कोपिक एक्शन, और ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। डैश इज ऑफ मॉइस्चर मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। अब देखो इसको हम अगर आपको नहीं पता और हम ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहें तो ये वैसे भी एलिमिनेट हो रहा है। हमें इधर बताना है मॉइस्चर मेजरमेंट यानी मॉइस्चर को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी केमिकल रिएक्शन यूज होती है। तो लाइफोलाइजेशन तो क्या एक फ्रीज ड्राइंग मेथड है, यानी ड्राइंग करने का, मॉइस्चर रिमूव करने का मेथड है। हेलोजन ड्राइंग और इंफ्रारेड ड्राइंग नाम से पता लग रहे हैं कि इनमें मॉइस्चर हम रिमूव करेंगे ना कि मेजर करेंगे। तो अगर आप ऑप्शन से भी जाते तो आपको पता लग जाता कार्ल फिशर मेथड। अब कार्ल फिशर मेथड क्या है? ये एक टाइट्रेशन मेथड है जिसके अंदर हम मेनली 3 रिएजेंट्स की मदद से जो भी वाटर कंटेंट है या फिर मॉइस्चर अमाउंट है किसी भी फूड प्रोडक्ट का वो डिटरमाइन करते हैं। इसमें कौन कौन से रिएजेंट होंगे? ऑब्वियसली वाटर तो होगा ही, साथ में आयोडीन होता है, आयोडीन, और तीसरा जो हमारा रिएजेंट इसमें यूज होता है वो होता है हमारा सोडियम डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इन 3 रिएजेंट की मदद से हम जो है हमारे टाइट्रेशन करके पूरी प्रोसेस में कैलकुलेशन करके कार्ल फिशर मेथड की मदद से मॉइस्चर कंटेंट मेजर कर सकते हैं, और ये केमिकल रिएक्शन बेस्ड मेथड है। अब बात करेंगे कि फर्स्ट एफडीए अप्रूव्ड केमिकल प्रिजर्वेटिव वाज, यानी कि वह कौन सा केमिकल प्रिजर्वेटिव था जिसको एफडीए ने अप्रूव किया था। ऑप्शन से सोडियम पाइरुवेट, लिथियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बेंजोएट। अब सोडियम बेंजोएट हम सबको पता है सबसे सेफ जो हमारे प्रिजर्वेटिव होते हैं उनमें से एक है। इसका लॉन्ग टर्म में कोई हमारी बॉडी पे हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होता है सोडियम बेंजोएट का, और ये हमारी जो सेल्फ लाइफ है फूड प्रोडक्ट की वो बढ़ा देता है। खासकर इसका इस्तेमाल जो हाई एसिडिक फूड प्रोडक्ट होते हैं या फिर फ्रूट जूसेस होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड बेस्ड जो फ्रूट है उनके जूसेस हो गए या फिर पिकल्स हो गए, ठीक है, तो हाई एसिडिक फूड्स के प्रिजर्वेशन में किया जाता है। हालांकि इसका आजकल बहुत ही वाइड रेंज में यूज हो रहा है। मिल्क के भी कई प्रोडक्ट्स में सोडियम बेंजोएट हमें एज अ प्रिजर्वेटिव देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ में हमारा आ जाएगा एफडीए। एफडीए के बारे में हम सब जानते हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएस से बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये अलग अलग जो फूड एडिटिव्स हैं उनको सर्टिफाई करती है और बताती है कौन से फूड और मेडिकल ड्रग्स हमारे लिए हार्मफुल हैं और कौन से नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड? पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी डिस्कस किया था, क्या एक नॉन थर्मल फूड प्रिजर्वेशन मेथड है जो कि इमर्जिंग फूड प्रिजर्वेशन मेथड भी है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से बिना किसी हीटिंग सोर्स के फूड को प्रिजर्व करने के लिए ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसमें थर्मल फूड प्रिजर्वेशन मेथड तो बिल्कुल ही नहीं है, टाइप ऑफ इरेडिएशन मेथड भी नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल एंड इरेडिएशन ये भी नहीं है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक बेस्ड मेथड है या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड मेथड है, तो इरेडिएशन और थर्मल दोनों का सवाल ही नहीं उठता है। आगे बढ़ते हैं। विच माइक्रोब आर मोर रेजिस्टेंट टू इफेक्ट ऑफ पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड? अब देखो ये कॉमन सेंस वाला सवाल था कि देखो जो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो मैंने आपको बताया था सेल वॉल पे इफेक्ट करते हैं किसी भी माइक्रोब के, ठीक है। अब जितनी ज्यादा थिक सेल वॉल होगी उतना ही वो माइक्रोब रेजिस्टेंट होगा। तो आप देख सकते हैं ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया का मेन डिफरेंस ये होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है। तो इस थिक सेल वॉल को पेनिट्रेट करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होगी और इसलिए इसकी रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर ए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन आता है डैश ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैश पास्चराइजेशन। अभी हमने डिस्कस किया कि पास्चराइजेशन के कई मेथड होते हैं, जिनमें मेन तो हमारे कौन से थे? एलटीएलटी और एचटीएसटी, क्योंकि इनको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, इस वजह से इनका एप्लीकेशन प्लांट में बहुत ज्यादा आता है। तीसरा होता है हमारा यूएचटी, ठीक है। यूएचटी को मैंने अपराइजेशन कह के भी बताया था, जिसमें हम 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे, सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे किसी भी फूड प्रोडक्ट को फॉर अ शॉर्टर टाइम, वो शॉर्टर टाइम 1 से 2 सेकंड होता है या फिर कई केसेस में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी होता है, हीट करते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्योंकि लेस देन अ सेकंड पूरा हो रही है पास्चराइजेशन की प्रोसेस, इसीलिए यूएचटी को हम कह देते हैं फ्लैश पास्चराइजेशन, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि जितना ज्यादा कम कांटेक्ट में हमारा प्रोडक्ट हीट के आता है उतने ही उसमें जो कॉम्पोजिशन है उसका उसको इफेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
अब देखो, इन रेडिएशन मेथड फूड इज प्रिजर्व ड्यू टू ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, चेंज इन पीएच ऑफ फूड और म्यूटेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जब हम इरेडिएशन करते हैं, यानी अलग अलग तरह की जो हार्मफुल रेडिएशंस होती है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट के ऊपर, तो उससे क्या होता है, हमारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें म्यूटेशन हो जाता है। यानी ये जो इरेडिएशन या फिर रेडिएशन होती है, ये डायरेक्टली हमारा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया या हार्मफुल कोई भी मोल्ड या यीस्ट है, फंगल है, तो उसके जो डीएनए उस पर डायरेक्टली अटैक करती है और उसमें परमानेंट ऐसा चेंज कर देती है कि वो डीएक्टिवेट हो जाए डीएनए। और परमानेंट डीएक्टिवेशन ऑफ डीएनए ड्यू टू एनी सोर्स को हम कहते हैं म्यूटेशन। तो इरेडिएशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, म्यूटेशन बेस्ड है। Now next है benzoic acid is preferred preservative for low acidic food, medium acidic food, high acidic food और all of the above। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हाई एसिडिक फूड। अब बेंजोइक एसिड हाई एसिडिक फूड के लिए ज्यादा हमारा यूज क्यों किया जाता है वो समझते हैं। इसके तीन मेजर रीजन है। पहला तो जो बेंजोइक एसिड जो होता है हमारा, वो ग्रास की कैटेगरी में आता है, यानी जनरली कंसिडर एज या जनरली रेफर्ड एज सेफ, यानी ये एक तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करता है हमारे फूड प्रोडक्ट को और ह्यूमन हेल्थ को एज अ प्रिजर्वेटिव। दूसरा इसका मेन रीजन आता है, ये एज अ बफर सॉल्यूशन एक्ट करता है, यानी कि जो बेंजोइक एसिड है वो जो हाई एसिडिक फूड है उनकी जो एसिडिटी है उसे मेंटेन करता है और बहुत ही कम चेंज शो करता है उनके पीएच के अंदर, जिसकी वजह से जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो रेजिस्ट होती है। और लास्ट और फाइनल, ये जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट बना देता है हाई एसिडिटी मेंटेन रखने के कारण। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाते हैं बेंजोइक एसिड की प्रेजेंस में। तो इन तीन रीजंस के कारण इसको हाई एसिडिक फूड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। खासकर इनमें मेन रीजन है एज अ बफर सॉल्यूशन ये वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं। डैश इज द क्विकेस्ट फ्रीजिंग मेथड। अब सबसे फास्ट फ्रीजिंग मेथड कौन सा है, तो वो हमारा होता है काइरोजेनिक फ्रीजिंग। काइरोजेनिक फ्रीजिंग में आपको पता ही है -196 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन जो होती है, लिक्विड नाइट्रोजन, उसकी मदद से हम जो है फ्रीजिंग करते हैं। और क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, अप्रोक्सीमेटली सबसे कम टेम्परेचर शायद काइरोजेनिक फ्रीजिंग का ही होता है, तो इसकी वजह से इसको अंदर किसी भी फूड प्रोडक्ट को फ्रीज करने में बहुत ज्यादा कम टाइम लगता है। आगे बढ़ते हैं। डैश इज द चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रीजिंग मेथड। जो चीपेस्ट और ओल्डेस्ट फ्रीजिंग मेथड है वो है हमारा ब्लास्ट फ्रीजिंग। अब ब्लास्ट फ्रीजिंग में आप सबको ही पता है एक ब्लास्ट फ्रीजर होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर अदर आइस और किसी भी कूलिंग मीडियम की मदद से हम फ्रीजिंग कर देते हैं। हम जो घर वगैरह में अपने फ्रीजिंग करते हैं वो उसका आजकल एडवांस फ्रीजर्स में ब्लास्ट फ्रीजिंग ही। नाउ डैश इज द एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव। अब हमें बताना है जो बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव है उनका एग्जांपल इनमें से कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीसिन, जो कि एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। ठीक है, और ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है नीसिन, इसका बहुत ज्यादा वाइडली इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये फर्स्ट हमारा बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव है जिसको एफडीए ने अप्रूव किया था। तो ये ध्यान रखना है, पहला केमिकल प्रिजर्वेटिव कौन सा था, सोडियम बेंजोएट, और पहला जो हमारा बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव था जिसे एफडीए ने अप्रूव किया था वो हमारा था निसिन। क्योंकि ये एक तो बहुत ज्यादा सेफ है, अगेन ये ग्रास की कैटेगरी में आता है, जनरली रिकमेंडेड एज सेफ। ठीक है, दूसरा ये जो है ये बहुत ही इजीली ड्राइव हो सकता है हाई अमाउंट में। ठीक है, तो ये इजीली कई सारे फूड प्रोडक्ट्स में हमें यूज होता हुआ देखने को मिलता है। इसमें भी आइसक्रीम बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसके अंदर निसिन की अच्छी खासी मात्रा हमें यूज होती हुई दिखती है। देन सोडियम बेंजोएट केमिकल प्रिजर्वेटिव है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी कहते हैं वो भी इसका नहीं होगा। अब डिफरेंस यहाँ पे ध्यान रख लें। नियसिन क्या होता है, नियसिन हम सबको होता है विटामिन B3 को कहते हैं। ठीक है, तो नियसिन तो हो गया विटामिन B3 और निसिन हो गया हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो कि एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव है। ये दरअसल हमारे एज अ बैक्टीरियोसिन वर्क करता है और जो भी बैक्टीरिया उनको किल कर देता है हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट आएगा इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर डैश गैस इज यूज्ड। ऑप्शन है CO2, फ्रियोन, N2 और NH3। तो हम सब बचपन से पढ़ते आएंगे जो फ्रियोन है जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC कहते हैं, वो हमारे रेफ्रिजरेटर में बहुत ज्यादा यूज होने वाली गैस है और इसकी एनवायरमेंटल इफेक्ट भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये ओजोन डिप्लीकेशन, जो ओजोन लेयर का जो टूटना है उसमें एक बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो ओजोन डिप्लीकेशन
में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये हमें याद रखना है, रेफ्रिजरेशन में कौन सी गैस यूज होती है, वो होती है फ्रीऑन। नेक्स्ट आएगा डैश इज द फूड प्रिजर्वेशन मेथड इन विच न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज लेस हार्म। ऑप्शन आएगा कैनिंग, फ्रीजिंग, सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। अब देखो, जिस भी मेथड में हीटिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसमें कई सारे हमें फूड प्रोडक्ट में न्यूट्रिशनल डिप्लीकेशन देखने को मिलता है। जैसे विटामिन बी, विटामिन सी की कमी हो जाती है फूड प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा कई बार उसमें कुक फ्लेवर आता है, सल्फा हाइड्रल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, हीटिंग कर दी हमने, या फिर कई बार डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है। तो इन तीनों में आप देख सकते हो, सन ड्राइंग, डिहाइड्रेशन और कैनिंग, हीटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें न्यूट्रिशनल डिप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। वहीं फ्रीजिंग में कोई भी ऐसा चेंज हमें देखने को नहीं मिलता, और फूड प्रोडक्ट की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो एज इट इज मेंटेन रहती है। देन आएगा रेट्रोट इज यूज्ड फॉर, अभी हमने डिस्कस किया था रेट्रोट क्या होता है। एक हमारा हर्मेटिकली सील्ड एक तरह से चैम्बर होता है, जिसके अंदर हम हाई हीट ट्रीटमेंट जो हमारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस का है वो कंडक्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर एक प्रॉपर प्रेशर भी हम मेंटेन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टरलाइजेशन। अब फैक्टर अफेक्टिंग हीट प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो वह कौन से फैक्टर हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है अलग अलग हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो उनमें देखो, सबसे पहला है नेचर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो हम माइक्रोब्स को हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका नेचर क्या है। अगर वो थर्मोड्यूरिक नेचर का है तो हमें ज्यादा हीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, अगर वो मीजोफिलिक नेचर का है तो हमें कम हीट ट्रीटमेंट में भी हम उसे किल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे हीट ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। साथ में लिथेलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारा कोई भी हीट ट्रीटमेंट देने का प्रिजर्वेशन के वक्त यही मेन मोटिव होता है कि उस से हम जो भी हार्मफुल या पैथोजेनिक या फिर पब्लिक हेल्थ के लिए डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें सबसे पहले खत्म करें, ताकि कोई भी आदमी उसे कंज्यूम कर पाए प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे मेन मोटिव होते हैं, या फिर वह फैक्टर होते हैं जो कि किसी भी हीट प्रोसेसिंग की टेक्निक को या मेथड को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का ही हमें प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब बात आती है हीट ट्रीटमेंट अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस फॉर अ फ्यू सेकंड इज कॉल्ड। देखो, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अ फ्यू सेकंड आप सुनते ही अभी तक समझ गए होंगे कि इसका आंसर होगा पास्चराइजेशन। स्टेरिलाइजेशन होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, अराउंड 135 टू 150 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और ये फ्यू सेकंड्स के लिए नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट तक का टाइम इसमें लगता है। फ्रॉम 10 टू 15 मिनट्स हमें स्टेरिलाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं। वहीं स्कैंडलिंग होता है पोल्ट्री में, जिसके अंदर 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के पास में हम पास्चराइजेशन ही कंडक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ माइग्रेशन। मतलब माइग्रेशन होता है कि कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज या फिर कंपोनेंट्स दूसरे सब्सटेंस के अंदर आ जाना। तो इसके ऑप्शन है बॉटल्ड वाटर, टेस्टिंग लाइक प्लास्टिक, ग्रीसी पेपर, पैकेजिंग ऑफ बटर, कलर ऑफ जेली बीन्स टू प्लास्टिक पैकेजिंग, और सिट्रस ऑयल्स फ्रॉम ऑरेंज जूस एब्जॉर्ब एलडीपीई लाइनिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बॉटल्ड वाटर, टेस्टिंग लाइक प्लास्टिक। ये इधर माइग्रेशन के गिवन एग्जांपल्स में से बेस्ट एग्जांपल है। आगे बढ़ नेक्स्ट आएगा HTP, जो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन बॉटल्स होती है, वह पिगमेंटेड क्यों इस्तेमाल की जाती है। पिगमेंटेड मतलब कलर की फॉर्म में क्यों इस्तेमाल की जाती है, कलर करके क्यों इस्तेमाल की जाती है हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए। ऑप्शंस है एयर से प्रिवेंशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, लाइट से प्रोटेक्शन के लिए, ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्शन के लिए, या हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्शन के लिए। तो आप इजीली समझ गए होंगे, अगर कोई भी कलर्ड पैकेजिंग इस्तेमाल की जा रही है, पिगमेंटेड पैकेजिंग इस्तेमाल की जा रही है, तो इसीलिए की जा रही है ताकि लाइट का जो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू कांटेक्ट है फूड प्रोडक्ट के साथ में वो कम से कम रखा जाए। क्योंकि लाइट क्या करती है, वो राइबोफ्लेविन जैसे जो कंपाउंड्स है उनके रिलीज को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती है किसी भी फूड प्रोडक्ट, खासकर मिल्क के अंदर, और जिसकी वजह से प्रोटीन और फैट का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल इज केमिकली इनर्ट, यानी कि इनमें से कौन सा पैकेजिंग मटेरियल जो केमिकली इनर्ट है, मतलब वह हमारे प्रोडक्ट के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इसमें आपका सबसे सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लास। यानी ग्लास जो होता है वो किसी भी फूड प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करके आपके फूड प्रोडक्शन में ना तो कोई चेंज करेगा और ना ही अपनी जो पैकेजिंग है उसके अंदर कोई चेंज लाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Now, which of the following function of food packaging does
टेम्परेचर टाइम इंडिकेटर कवर परफॉर्म। यानी जो टेम्परेचर टाइम इंडिकेटर होता है, जो कि एक तरह का डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम ये पता करते हैं कि जो उस प्रोडक्ट की वो टेम्परेचर हिस्ट्री क्या रही है, मतलब वो कौन कौन से टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए पहले रह चुका है। और ये क्या करता है, ये एज ए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। खासकर जो हमारे आईटीसी के जो लोग हैं या फिर एफएसएसआई के जो बोर्ड्स हैं, वो इस टीटीआई का या फिर टेम्परेचर टाइम इंडिकेटर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ताकि एक प्रोडक्ट की पूरी हम जानकारी ले पाए कि वो कब कौन से हीट ट्रीटमेंट या फिर किस तरह की कंडीशन से गुजरा है। देन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ फूड पैकेजिंग इज फुलफिल्ड बाय एसेप्टिक पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। अब एसेप्टिक पैकेजिंग की अगर मैं सिंपल सी लाइन में एक डेफिनेशन दूं, तो द पैकेजिंग इन विच स्टरलाइज्ड फूड प्रोडक्ट पैक्ड इन स्टरलाइज्ड पैकेजिंग अंडर स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट। यानी कि एनवायरनमेंट में भी कोई किसी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, माइक्रोबियल या फिर फिजिकल या फिर केमिकल। प्रोडक्ट में भी किसी तरह का कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए या बायोलॉजिकल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, और साथ में जो एनवायरनमेंट है वो भी पूरी तरीके से साफ होना चाहिए। तो एसेप्टिक पैकेजिंग से आप समझ ही गए होंगे, हम जो है प्रोटेक्शन पे एम्फेसाइज देते हैं। देन अगर बात करें आगे, तो व्हाट टाइप ऑफ एक्टिव पैकेजिंग इज एप्लीकेबल टू फ्रूट्स। यानी कि फ्रूट्स में कौन सी तरह की एक्टिव पैकेजिंग हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक्टिव पैकेजिंग का मतलब है कि जो हमारा पैकेज फूड है उसके साथ हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है वो कुछ इस तरीके से इंटरेक्ट करे ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है फूड की वो एनहांस कर पाए, या फिर फूड की जो क्वालिटी है, न्यूट्रिशन है, उनको कम होने से बचा पाए। आगे, तो व्हाट टाइप ऑफ एक्टिव पैकेजिंग इज एप्लीकेबल टू फ्रूट्स। यानी कि फ्रूट्स में कौन सी तरह की एक्टिव पैकेजिंग हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक्टिव पैकेजिंग का मतलब है कि जो हमारा पैकेज फूड है उसके साथ हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है वो कुछ इस तरीके से इंटरेक्ट करे ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है फूड की वो एनहांस कर पाए, या फिर फूड की जो क्वालिटी है, न्यूट्रिशन है, उनको कम होने से बचा पाए। तो उसमें हम ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं पैकेजिंग के अंदर ही फूड प्रोडक्ट को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन एब्जॉर्बर्स जो होते हैं वो हमारे एक्टिव पैकेजिंग में प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स के लिए। नेक्स्ट आएगा जो हमारा रेड मीट होता है, फ्रेश रेड मीट, उसके लिए हम कौन सी पैकेजिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एलडीपीई, यानी लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन। प्लास्टिक का हम इस्तेमाल रेड मीट की पैकेजिंग के लिए ज्यादातर देखने को हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोल्ड ड्रिंक के लिए या फिर जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक होती है उनके लिए हम कौन सी पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। इसका आंसर होगा पीईटी, यानी पॉली इथाइलिन टेट्रा पैथेलेट। ठीक है, पॉली इथाइलिन टेट्रा पैथेलेट जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल होता है प्लास्टिक, उसका इस्तेमाल हम सॉफ्ट ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट आएगा द टर्म ओटीआर रिलेटेड टू पैकेजिंग फिल्म स्टैंड फॉर। जो ओटीआर होता है उसकी फुल फॉर्म होती है हमारी ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट। यानी किसी भी पैकेजिंग मटेरियल के थ्रू हम हमारी जो ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन है प्रोडक्ट के अंदर वो कितना हो रहा है। नॉर्मली ये ओटीआर कई प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा कम हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा होगा तो हमारा प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उस केस में हमें ऑफ फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर जाएगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो आएगा द टर्म WVTR रिलेटेड टू पैकेजिंग फिल्म स्टैंड फॉर। जो WVTR होता है उसका हमारा फुल फॉर्म होता है वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट। यानी जैसे OTR में ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट था, वैसे ही वाटर वेपर कितने ज्यादा ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WVTR से। और ये भी जितना ज्यादा कम होगा उतनी हमारी शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लास्टिक। ऑप्शन है हमारे पास टेफ्लॉन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन और पॉलीकार्बोनेट। तो जो हमारा पॉलीकार्बोनेट होता है वो बहुत ही ज्यादा या फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा प्लास्टिक होता है। ठीक है, तो ये भी आपको डायरेक्ट फैक्ट याद रखना है। तो दिस is about today. These are the 50 questions we discussed today, and most of the questions are basically concept based and last few questions are basically based on the facts. So you have to remember these facts. I hope you will learn something new from this session. आपको कुछ ना कुछ इस सेशन का फायदा आई थिंक आपको आपके पेपर में जरूर मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू ऑल विजिट द फूड टेक ऑनलाइन ऐप।
और वहां पे आपको अलग अलग एग्जाम CUET, PG, CFT, IR, FCI, फूड एनालिस्ट, FSSAI, गेट, इन सब एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और भी अदर ई बुक्स और फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, और कुछ आपके नीड के हिसाब से आप पेड रिसोर्सेज भी वहां से ले सकते हो। तो प्लीज विजिट दी ऐप, and the link of the app is in the description of this video. So this is about today. Thank you for listening.